आपके मोबाइल में एक चिप है, आपके लैपटॉप में एक चिप है आपके ऑटोमोबाइल में भी, और चिप है हर उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो आप अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं। चिप है आपके देश के मिसाइल में, चिप है आपके देश के एयर डिफेंस सिस्टम में, और चिप है आपके देश के हर उस बैंकिंग सिस्टम में जिससे आप अपनी दिनचर्या चलाते हैं। चिप उसमें भी है जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और चिप उसमें भी है जिससे आप ये वीडियो देखेंगे। पर ये चिप दुनिया में बनते कहां हैं? ये चिप बनते हैं दुनिया में एक छोटे से आइलैंड पे जो दुनिया के 90% चिप को एक्सपोर्ट करता है, और इस आइलैंड का नाम है ताइवान। ताइवान में अभी वॉर जैसे हालात बन रहे हैं। ताइवान में पॉलिटिकल शिफ्ट की तैयारियां चल रही हैं। पर अगर ताइवान में एक वॉर हुई, अगर ताइवान पे किसी दूसरी कंट्री का कंट्रोल हुआ, तो जितने भी R&D AI में हो रहे हैं उस पे इंपैक्ट आएगा। आपके फोन, आपके लैपटॉप, आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो आप यूज करते हैं दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में, वो महंगे हो सकते हैं। हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है ताइवान का असली चक्कर, क्या है ताइवान में लड़ाई होने का मतलब आपके जेब पे, भारत के इकोनॉमी पे, और सबसे बड़ा IT इंडस्ट्री पे। क्या है ताइवान का असली चक्कर कि दूसरे देश उसको बैक भी करते हैं फिर भी उसके साथ खड़े नहीं रहते। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे चाइना के पॉलिटिकल शिफ्ट की जो इन्फ्लुएंस हो रहा है चाइना से। हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिकल शिफ्ट की जो US ताइवान को आज तक सपोर्ट करते हुए आया था, वो अब कैसे चाइना के तरफ एक नरम रुख अपना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहना है कि PROC और ROC का मिलन अब कोई रोक नहीं सकता। PROC है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ROC है रिपब्लिक ऑफ चाइना। मेनलैंड चाइना को लोग PROC बोलते हैं और ताइवान को ROC। जो वहां की ऑपोजिशन पार्टी है उसने अभी दौरा किया है चाइना का। चाइना ने 10 इंसेंटिव्स भी दिए हैं, जो सैंक्शंस उसने ताइवान पे लगाए थे उनको कम किया है। चाइना अब नैरेटिव पुश करना चाहता है कि साल 2026 में जब ईरान और US की लड़ाई हो रही है, ताइवान जो अपने 95% एनर्जी को इंपोर्ट करता है वो ब्लॉकेड में फंसे हुए हैं, तो उनकी रूलिंग पार्टी कुछ नहीं कर रही है। वहां पे दो पार्टियां हैं, KMT और DDP। KMT है क्यूमेंटोंग और DPP है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। सत्ता में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। यहां पे ये जानने की बात है कि क्यूमेंटोंग जो एक ओपोजिशन पार्टी है ताइवान में, वो चाइनीज प्रो है, चाइना के समर्थन में रहती है। ये ऐसा क्यों है, ये एक बहुत बड़ा इतिहास है जो हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। पर यहां जानने की एक बात और है कि साल 2025 महीना दिसंबर में चाइना ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन या कहें मिलिट्री प्रैक्टिस किया था ताइवान के बॉर्डर पे। दुनिया को दिखाया था कि वो कितना शक्तिशाली है और ताइवान को धमकाया था। क्यूमेंटोंग, जैसा कि मैंने बताया है, प्रो चाइनीज पार्टी है जो ताइवान के ऑपोजिशन में काम करती है। वो ताइवान डिफेंस के जो 5% वहां की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बढ़ाना चाहती उसको रोक के रखा है। US के साथ जो ताइवान की लीडिंग पार्टी है वो करना चाहती है डील, उसको रोक के रखा है, जिसकी कॉस्ट है $40 बिलियन। तो क्या चाइना बिना गोली चलाए, चाइना बिना कोई दिक्कत किए अपने सोल्जर्स को बॉर्डर पे ताइवान जीत रहा है? ये एक देखने वाली बात है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या है चाइना और ताइवान का चक्कर, और क्यों KMT कर रहा है चाइना के लिए काम। तो चलिए शुरू करते हैं।
साल 1912 जब चाइना में क्विन डायनेस्टी गिर गई थी और चाइना कई सारे भागों में बट गया था चाइना कई सारे भागों में। तो एक व्यक्ति जिसने ये सपना देखा था कि वो वन चाइना स्थापित करेगा, वन चाइना को अपने अंडर लाएगा, चाइना को यूनिफाई करेगा और इतने सारे जो चाइना के भाग हो चुके हैं उनको वो नहीं रहने देगा। इन व्यक्ति का नाम था सन यत सेन। उन्होंने एक रेवोल्यूशन शुरू किया चाइना में और पूरे से चाइना को एक करना शुरू किया, वन चाइना को। यहां आपको जानना होगा कि ताइवान पहले एक आइलैंड के नाम से जाना चाहता था और वहां पे जापानियों का कब्जा था। जापान इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने चाइना के कुछ हिस्से को भी कब्जा कर लिया था सेकेंड चाइनीज और जापान के वॉर में। पर अब हम वापस लौटते हैं चाइना की कहानी पे। साल 1925 था जब सन यत सेन की मृत्यु हो गई और दो पॉलिटिकल लीडर्स निकले उनके इस रेवोल्यूशन से। एक थे चेंग काई शेक और एक थे माओ जेडोंग। चेंग काई शेक नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर बने और माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी के। उन दोनों का एक ही सपना था वन चाइना का, जैसा सन यत सेन का था, पर उनके रास्ते अलग अलग थे। नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर चेंग काई शेक का मानना था कि सत्ता की बागडोर जनता के हाथ में होनी चाहिए, जनता का हक होना चाहिए, जनता का से होना चाहिए। और माओ जेडोंग का कहना था कि कुछ लोग ही होंगे जो ऊपर बैठ के पूरे अपने देश को कंट्रोल करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ऐसा करते करते साल 1927 में एक बहुत नरसंहार हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स और उनके लोगों को नेशनलिस्ट पार्टी ने मारा और वहां से शुरू हुई चाइनीज सिविल वॉर, जो जाके खत्म हुई साल 1949-50 में। माओ जेडोंग के लोगों ने नेशनलिस्ट पार्टी को मार के भगा दिया और वो जाके सेटल हो गए ताइवान में। और जो लोग वहां जाके सेटल हुए वही थे KMT और उन्होंने ही बनाई थी क्यूमेंटोंग पार्टी, जो आज ताइवान के ऑपोजिशन में बैठी है। अब जब KMT का सपना ही यही था कि वो वन चाइना चाहते हैं, तो वो अब वहां पे मिलिट्री शासन बनाने लगे और अब कहने लगे कि वो एक दिन वापस जाएंगे और वन चाइना बनाएंगे। यहां पे अब हमें ये भी देखने की बात है कि 1950 से माओ जेडोंग की पार्टी वहां पे अब सत्ता में है और वो कहती है कि हम ताइवान अपना था, हम उसको वापस लेंगे। दोनों वन चाइना चाहते हैं पर दोनों अपने अपने अलग तरीकों से। वन पार्टी वाला रूल ताइवान में खत्म किया और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाई। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी आज सत्ता में है। वो ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है। क्यूमेंटोंग चाइना प्रो है और वो चाइना के साथ देश को आगे चलाना चाहती है। इसीलिए साल 2026 मार्च महीने में जब KMT के लीडर और उनकी चेयरमैन वहां पे पहुंचे, उन्होंने बात की, तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि वी आर वन फैमिली और स्ट्रेट ऑफ ताइवान के दोनों तरफ हम सेम फैमिली हैं एंड वी विल बी यूनाइटेड टुगेदर वन डे। तो ये एक पॉलिटिकल शिफ्ट है जो चाइना एक नैरेटिव पुश कर रहा है ताइवान में। यहां पे ताइवान की इच्छा शक्ति तो है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहे, ताइवान के पास शक्ति भी है कि वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। 95% ऑफ सेमीकंडक्टर वो बेचता है। 95% ऑफ सेमीकंडक्टर वर्ल्ड का वो एक्सपोर्ट करता है, जिससे दुनिया की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। पर दिक्कत है कि ताइवान के पास कोई अपना एनर्जी का सोर्स नहीं है। वो एनर्जी 95% अपने आप को इंपोर्ट करके अपने सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री को चलाता है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन TSMC, जो दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर बनाती है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एजेंडे से अछूती नहीं रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब ब्लॉकेड चल रहे हैं तो वो वहां पे एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रही है और KMT के लीडर से बात करके शी जिनपिंग ने उन्हें जो रियायतें दी हैं उसमें एनर्जी भी कहीं ना कहीं है
और वो एक नैरेटिव पुश कर रही है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो अभी सत्ता में है ताइवान में, वो देश के लिए कुछ नहीं कर रही है। पर जैसा कि दुनिया में होता है कि सिर्फ पावर होने से आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपके पास ऐसी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल बैकिंग भी होनी चाहिए, जो ताइवान अभी मिस कर रहा है। हम अब ये समझेंगे कि क्यों ताइवान ये पॉलिटिकल बैकिंग मिस कर रहा है, क्या है उसके पास ऐसा कि वो चाह के भी ताइवान और चाइना एक दूसरे के आमने सामने खड़े भी हैं, पर भी चाइना को ताइवान जियोपॉलिटिक्स में हरा नहीं पा रहा है। बात है रेयर अर्थ मेटल्स की। रेयर अर्थ मेटल्स REE, यूएस को रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए। 1992 में चाइना के लीडर ने कहा था कि व्हाट ऑयल इज टू वर्ल्ड नाउ, रेयर अर्थ मेटल विल बी टू वर्ल्ड 20 to 30 ईयर्स लेटर, और वो बात अब सच हो रही है। रेयर अर्थ मेटल्स आपके मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, और दुनिया का 90% रेयर अर्थ मेटल चाइना कंट्रोल करता है। आपकी कंपनी हो सकती है पर रिफाइनरी चाइना की होगी, आपकी रिफाइनरी चाइना किसी और कंट्री की हो सकती है, पर चाइना रेयर अर्थ मेटल्स को दुनिया में कंट्रोल करता है। उसके टैब को उसने अगर हल्का सा दबाया, ट्विक किया, तो यूएस को इससे दिक्कत होगी, और यूएस ये दिक्कत नहीं झेलना चाहता। यूएस की कंपनियों को चाइना पे डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मेटल्स की रिफाइनरीज और प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए चाइना के साथ और चाइना को नाखुश ना करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए वो ताइवान को फुल सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ये यहां गौर करने वाली बात है कि साल 2025 दिसंबर में ताइवान को अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए प्रेशराइज किया गया था यूएस द्वारा, पर केएमटी ने इसको ब्लॉक कर दिया है और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इसको पास नहीं करवा पा रही संसद में। अब यहां गौर करने की बात यह भी है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने उन 10 सैंक्शंस जो वहां से उठे हैं ताइवान पे से चाइना के, उसका सपोर्ट भी नहीं किया है। उसने उसे पॉइजन पैक्ड गिफ्ट बोला है। तो क्या चाइना धीरे धीरे यूएस को भी घेर रहा है, ताइवान में कमजोर कर रहा है, और ताइवान पे बिना गोली चलाए कब्जा कर रहा है? ये अब आगे देखने वाली बात होगी। नहीं भूलना है कि ताइवान पे टैरिफ वॉर जब छेड़ा था ट्रंप ने, तो उसमें भी प्रेशर लगाया था। $127 बिलियन का इंबैलेंस बता के उसने ताइवान पे टैरिफ लगाया था। तो क्या ताइवान को धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेल रहा है यूएस कि जब उसका काम निकल चुका है? अब हमें यहां जानना है कि क्या इन सब यूएस, चाइना, ताइवान, सेमीकंडक्टर के मसले में हम कहां फंस रहे हैं, भारतीयों पे क्या दिक्कत आने वाली है। भारत में कुछ चीजें काफी महंगी हो सकती हैं, या इनके दाम अभी जो है उससे बढ़ सकते हैं, जो कि है फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और अगर चाइना और ताइवान में लड़ाई ही हो गई, जैसा कॉम्बैट हो गया एक मिलिट्री का, तो प्लास्टिक के दाम बढ़ेंगे। चाइनीज गुड्स जो हम आज आमतौर पर अपने देश में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसके दाम बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे ऐसे लैपटॉप्स के दाम, बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के दाम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के दाम जो हम ताइवान से एक्सपोर्ट करते हैं बढ़ सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के दाम जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं बढ़ सकते हैं, प्लास्टिक्स के दाम बढ़ सकते हैं, लैपटॉप्स के दाम बढ़ सकते हैं, मोबाइल के दाम, और धीरे धीरे ये सब चीजें जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं उसके दाम बढ़ेंगे आज के मुकाबले। भारत की इकोनॉमी पे इसका एक और तरह से असर आएगा कि अगर सेमीकंडक्टर्स दुनिया में एक्सपोर्ट होना बंद हो गए, चाइना पहले ही रेयर अर्थ मेटल्स दे तो रहा है यूएस को, अगर उसने सेमीकंडक्टर्स और चिप्स देना बंद कर दिया तो यूएस की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, और यूएस की इकोनॉमी हिलती है तो इंडिया में सबसे पहले आईटी सेक्टर हिलता है। तो क्या एक लड़ाई जहां हमारा न तेल रुका है न कोई बात है, उसके वजह से हमारे
मिडिल क्लास फैमिली पे असर आ सकता है। ये देखने वाली बात होगी और सरकार इसको कैसे मिटिगेट करती है ये हम आगे जानते रहेंगे। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि आप इस पे क्या सोचते हैं और क्या हो सकता है मई में जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप मिलेंगे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। क्या ताइवान को अब छोड़ दिया जाएगा? क्या चाइना ताइवान पे बिना फोर्सफुली इन्वेजन किए कब्जा कर लेगा? और क्या 2028 ताइवान इलेक्शन में केएमटी अपने आप को जीता मान सकती है? देखते हैं क्या होता है। तब तक फॉलो करिए, वीडियोस देखिए, हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है कई सारी और उन्हें देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।